बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विल्सन डिजीज़। विल्सन डिजीज़ जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इससे पहले कि हम आगे इसके बारे में डिस्कस करें कि ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इसको इन्वेस्टिगेट करना है और ये होती क्या है, थोड़ा सा हमें बेसिक्स को समझना पड़ेगा, इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। मैंने कहा कि विल्सन डिजीज जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये डिजीज तब डेवलप हो जाती है किसी इंडिविजुअल के अंदर जब उसके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉपर की एक्यूमुलेशन होती है। तो अब हमें ये समझना होगा कि कॉपर मेटाबॉलिज्म क्या है, ये कॉपर कैसे बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है और फिर उसके अंदर जो है वो विल्सन डिजीज डेवलप हो जाती है। देखिए, जो कॉपर है, जितने भी जो फूड्स है जो कि कॉपर रिच है, जैसे कि जो स्वीट पोटैटोज है, जो आलू है, स्वीट आलू जो है, जैसे कि चॉकलेट हो गए, जैसे कि अखरोट हो गए, जैसे कि जो सैल्मन फिश है ये हो गए और भी डिफरेंट लिवर वगैरह जो है, ये सब फूड्स जो है दे आर रिच इन कॉपर। तो अब ये जो फूड जो कॉपर रिच फूड्स है, जब हम ये ले लेते हैं, कोई भी इंडिविजुअल अगर इसका इस्तेमाल करता है, नॉर्मल मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो ये डेली के हिसाब से तकरीबन 2 to 3 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से ये जो कॉपर है हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। जितने भी फूड जो कॉपर रिच फूड हम ले रहे हैं उनकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर पर डे जो है वो 2 to 3 mg कॉपर चला जाता है। अब होता क्या है, नॉर्मल फंक्शन के लिए, बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए थोड़े अमाउंट में कॉपर की जरूरत होती है, तो ये 0.75 यानी 0.75 mg जो है बॉडी जो है इस कॉपर को स्टोर करती है और बाकी जो है वो एक्सक्रीट आउट करती है। जो कॉपर की एक्सक्रीशन होती है वो थ्रू बाइल होती है और यूरिन के थ्रू होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाइल के जरिए 90% बाइल के जरिए कॉपर जो है वो एक्सक्रीट कर जाता है और 10% जो है वो थ्रू यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट कर जाता है। ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है कॉपर का। मैंने क्या कहा कि जितने भी कॉपर रिच फूड्स जो है हम खाते हैं, जैसे कि नट्स, चॉकलेट्स, लिवर, पोटैटोज वगैरह, तो ये जब हम यूज करते हैं तो इनसे 2 से 3 mg पर डे के हिसाब से हमारे बॉडी के अंदर कॉपर चला जाता है और बॉडी को फंक्शन के लिए थोड़ा सा कॉपर के अमाउंट की जरूरत होती है, दैट इज 0.7 mg। वो बॉडी अपने पास रखती है, बाकी एक्सक्रीट करती है थ्रू बाइल या यूरिन के जरिए। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है कॉपर का, नॉर्मल इस तरह से होता है। लेकिन जब विल्सन डिजीज डेवलप होती है तो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, इट्स अ जेनेटिक डिफेक्ट। जेनेटिक डिफेक्ट, जीन्स में कोई डिफेक्ट की वजह से ये जो एक्सेस अमाउंट में जो कॉपर का एक्सक्रीट आउट होना था थ्रू द यूरिन एंड थ्रू द बाइल, ये एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा। आई रिपीट कि मैंने ये कहा कि विल्सन डिजीज में जो है एक जेनेटिक डिफेक्ट है ये, तो उसमें ये जो एक्सेस अमाउंट में कॉपर का यानी 0.7 mg स्टोर करने के बाद बाकी जितना बचता था नॉर्मली वो एक्सक्रीट कर जाता था बाइल और यूरिन के जरिए। लेकिन विल्सन डिजीज में ये जो बाकी बचने वाली अमाउंट है 0.75 के अलावा ये एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, यानी कोई भी थोड़ी सी अमाउंट में भी कॉपर एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, ना बाइल के जरिए ना यूरिन के जरिए। क्यों? क्योंकि देयर इज अ जेनेटिक डिफेक्ट। तो उस जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से जब इसकी एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगी तो बॉडी के अंदर अब कॉपर की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, निकल ही नहीं पा रहा, तो अंदर बॉडी के अंदर कॉपर बहुत ज्यादा अमाउंट में जमा होता जाएगा। आप खाते जाओगे कॉपर रिच फूड और अंदर एक्यूमुलेट होता जाएगा क्योंकि उसकी तो एक्सक्रीशन हो ही नहीं रही। अब जब ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है तो दैट विल लीड्स टू टिश्यू डैमेज, यानी फिर इसकी एक्यूमुलेशन से आपकी जो टिश्यूज है, डिफरेंट टिश्यूज है बॉडी के, वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। स्पेशली 3 से 4 जो टिश्यू ऑर्गन्स है, जैसे कि लिवर को बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट करता है, आइज को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और आपके ब्रेन को ये इफेक्ट कर देता है, उनको डैमेज कर देता है क्योंकि अंदर इसकी एक्यूमुलेशन हो गई। मैंने कहा कि जब अंदर एक्यूमुलेट होगा तो ये डिफरेंट टिश्यूज को डैमेज करेगा। अब मैं बात करता हूं कि अगर ये लिवर के ऊपर अफेक्ट करता है, लिवर को डैमेज करता है, तो क्या डेवलप करता है? लिवर को ये अफेक्ट करके, डैमेज करके हेपेटाइटिस कर देगा या लिवर सिरोसिस कर देगा, जो कि बहुत बड़ी कंडीशन और बहुत बुरी कंडीशन है। इसी तरह आइज के ऊपर ये अफेक्ट करता है, तो आइज के ऊपर ये अफेक्ट करके एक स्पेशल टाइप ऑफ रिंग डेवलप करता है जिसको हम केसर फ्रेजर रिंग कहते हैं। और इसी तरह CNS यानी ब्रेन को ये आपके डैमेज कर देता है, उसके ऊपर अफेक्ट कर देता है। और जब ब्रेन के ऊपर ये इफेक्ट करता है तो वहां पे फिर ये एक तो एबनॉर्मल मूवमेंट्स डेवलप करेगा, उसकी वजह से एबनॉर्मल मूवमेंट्स डेवलप हो जाएंगे, स्लर्ड स्पीच, यानी आप बोलते हुए आपकी जो बातें हैं वो फंस जाती है, जिसको हम स्लर्ड स्पीच कहते हैं, वो डेवलप हो जाएगा। ट्रेमर्स, कपकपाना जो है वो डेवलप हो जाएगा। कंफ्यूजन, डिमेंशिया, ये सारी जो है वो चीजें डेवलप हो जाती है CNS के अफेक्ट की वजह से।
तो ये मैंने कहा कि ये तीन जो स्पेसिफिक चीजें हैं, यानी लिवर के ऊपर अफेक्ट करना, आइज के ऊपर अफेक्ट करना और ब्रेन के ऊपर अफेक्ट करना, और फिर लिवर के ऊपर अफेक्ट करके ये क्या करता है, ब्रेन के ऊपर अफेक्ट करके ये क्या करता है, और आइज के ऊपर अफेक्ट करके ये क्या करता है, इसके ऊपर हमने जो है वो डिटेल से बात की। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब पेशेंट जब लेके आते हैं ना एक डॉक्टर के पास, बड़ी कंफ्यूजन वाली डिजीज है। देखिए ये रियल डिजीज है, बहुत ज़्यादा कॉमन भी नहीं है, लेकिन कंफ्यूज कर देती है। सोसाइटी में इतनी कॉमन नहीं है, पूरी सोसाइटी को कंफ्यूज करती है अगर किसी पेशेंट के अंदर डेवलप होता है। क्योंकि मैंने कहा कि तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को ये अफेक्ट करती है, जिसमें ब्रेन है, आपकी आइज है, आपकी लिवर है। तो बाद लोगों में लिवर के सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे, बाद लोगों में आइज की वो जो केसर फ्लेजरिंग है वो डेवलप हो जाएगा, बाद लोगों में सीएनएस के डिफेक्ट्स जैसे कि स्लर्ड स्पीच होना, एबनॉर्मल मूवमेंट्स होना, डिमेंशिया, कंफ्यूजन, ट्रेमर, ये सारी चीजें डेवलप हो जाती। यानी ऐसा नहीं है कि किसी को ये सारे एक साथ होंगे, मतलब किसी में सीएनएस के होंगे तो किसी में लिवर के होंगे तो किसी में आइज के होंगे। तो अब कंफ्यूजन ये होती है, अगर किसी को आई का मामला डेवलप हो जाता है तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास चला जाता है, किसी को सीएनएस के डिफेक्ट यानी जो सिम्टम्स दिखते हैं तो वो एक साइकाट्रिस्ट के पास चला जाता है, और किसी को लिवर के अगर फीचर्स दिखते हैं तो एक हेपेटोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो है उसके पास चला जाता है। तो ये कंफ्यूजन करने वाली, ये कंफ्यूज करने वाली डिजीज है जिसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। अब कमाल के एक इंपॉर्टेंट मैं क्लू देता हूं, हमने ये काफी देखा है कि जब पेशेंट इस तरह के विल्सन डिजीज के पेशेंट आते हैं डॉक्टर के पास तो उनकी हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इन्वेस्टिगेशंस पे जाने से पहले आपको हिस्ट्री इनकी बड़ी, हर डिजीज की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इस डिजीज की हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तीन चीजों को ये इफेक्ट करती है, तो इन तीन चीजों में ये आप लोगों को डिफरेंशिएट करना, क्योंकि देखिए कंफ्यूजन, डिमेंशिया, ट्रेमर तो हजारों और डिजीज में भी होती है। अच्छा, इसी तरह दूसरी जो सिम्टम्स है वो भी और बहुत सारे डिजीज में होती है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह सुनना, इसकी हिस्ट्री जो पेशेंट जब बयान कर रहा होता है, जब पेरेंट्स बयान कर रहे होते हैं, अगर किसी बच्चे को ये सब डिजीज हुई है तो उसकी हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हिस्ट्री में आपको एक चीज बड़ी कॉमन मिलती है, वो लाजमी आपको लंबी चौड़ी कहानी सुनाएगा, लेकिन वो कहेगा कि मेरे पेरेंट्स या मेरे खानदान में किसी को पहले जो है लिवर की कोई डिजीज हुई थी, उसको लिवर सिरोसिस कहा गया था, या कोई भी लिवर की डिजीज हुई थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। वो लाजमी ये कहेगा कि हमारे फैमिली के अंदर या मेरे पेरेंट्स को या मेरे किसी रिलेटिव को इस तरह की कोई लिवर की कोई डिजीज हुई थी और उससे उनकी डेथ हुई थी। और फिर आपका शक व शुबात बढ़ जाते हैं कि पेशेंट शायद जो है वो विल्सन डिजीज से सफर करता है। फिर आप अपने बेसिक इन्वेस्टिगेशंस पे चले जाते हो। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब बच्चों को ये डिजीज अफेक्ट करती है तो उनकी पेरेंट्स की हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टिपिकल हिस्ट्री देते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि उनकी क्या हिस्ट्री होती है। अच्छा, जब बच्चे को लेके आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा जो है उसका दिमाग बड़ा तेज था। देखिए अब हिस्ट्री को गौर से सुने, देखिए मैं जो बातें कर रहा हूँ उनको अपने गौर से सुनना है। मेरा बच्चा जो था उसका दिमाग बड़ा तेज चल रहा था, पिछले जितने भी उसकी क्लासेस में उसने एग्जाम्स दिए थे उसमें उसकी फर्स्ट पोजीशन आती थी, क्लास को ये टॉप करता था, कॉलेज स्कूल को ये टॉप करता था। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो है ये सुबह जो है वो स्कूल जाने में भी जो है वो कतराता है, उसका मन नहीं करता, हमें डांट डपट करके जो है उसको स्कूल भेजना पड़ता है, और स्कूल में भी इसकी परफॉर्मेंस नहीं, वहाँ पे भी एक अजीब से दुनिया में, अपनी दुनिया में रहता है उनके टीचरों के कहने के मुताबिक, और उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। और जो लास्ट इसका जो रिजल्ट आया है उसमें यह है कि वो 10वें या 12वें नंबर पे आए हैं। एक बंदे जो पिछले 3-4 सालों से पोजीशन ला रहा था वो एकदम से जो है वो डेक्लाइन में चला गया है। ये हिस्ट्री होती है, ठीक है। ये उसकी जो माँ या अबू जो लेके आता है बच्चे को, वो इस तरह की हिस्ट्री दे रहा होता है। और साथ ही वो ये लाजमी बात बताता है कि मुझे डर है डॉक्टर साहब कि मेरे बच्चे को भी उस तरह की कोई बीमारी ना हुई हो, क्योंकि पहले हमारे ख़ानदान में किसी को जो है वो इस तरह के अलामात दिख रहे थे और बाद में उसकी डेथ हुई थी, वो मर गया था, और जिससे ये पता चला कि उसका लिवर में कोई मसला था जिसकी वजह से वो मर गया था। मुझे शक है कि मेरे बच्चे को भी इस तरह का कोई मसला डेवलप ना हुआ हो। ये एग्जैक्ट हिस्ट्री होती है जब एक पेरेंट अपने बच्चे को लेके आते हैं। तो इस हिस्ट्री को जो जितनी भी मैंने बात की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अपने गौर से समझना। यानी बहरहाल जो भी बातें घुमा फिरा के आप विल्सन डिजीज में देखो, लेकिन लाजमी वो लिवर डिजीज की हिस्ट्री अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स के अंदर लिवर डिजीज की वो लाजमी बात कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कि कौन से ऐसे टेस्ट है जिसको करने से कंफर्म हो जाएगा कि बंदे को जो है वो विल्सन डिजीज हुई। देखिए मैंने कहा कि 3 चीज़ें डैमेज हो रही है, लिवर डैमेज हो रहा है आपका, और फिर आपकी आइज डैमेज हो रही है, और आपका ब्रेन डैमेज हो रहा है।
अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो लिवर को देखने के लिए हम लिवर बायोप्सी करेंगे, आइज को देखने के लिए हम स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करेंगे, और ब्रेन को देखने के लिए हम एमआरआई करेंगे। अच्छा, उससे पहले ये तो लाजमी करेंगे, लेकिन इससे पहले जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती है, अच्छा उसको भी समझना जरूरी है, जिसमें है सिरुलोप्लाज्मिन है। अच्छा, उसमें क्या होता है, सिरुलोप्लाज्मिन लेवल जो होता है वो लो होता है, और फिर जो है वो 24 हार यूरिनरी कॉपर किया जाता है, यानी जो कॉपर का लेवल देखने के लिए किया जाता है, तो कॉपर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ये लाजमी है। और फिर जो है वो लिवर बायोप्सी वगैरह ये चीज़ें की जाती हैं। तो सिरुलोप्लाज्मिन जो है वो कम होगा और कॉपर लेवल हाई होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी इन्वेस्टिगेशंस में। अच्छा, अब हम बात करते हैं विल्सन डिजीज़ की ट्रीटमेंट के बारे में, कि विल्सन डिजीज़ को कैसे ट्रीट किया जाए। देखिए, सबसे पहले जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है डाइटरी चेंजेस, यानी सारे आपने उन फूड से निजात हासिल करनी है जिसके अंदर कॉपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जैसे कि सल्मन फिश हो गई, नट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए जो बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस तरह स्वीट पोटैटोज हो गए। तो आपने एक लिस्ट बनानी है कि कौन से ऐसे फूड है जिसमें जो है वो कॉपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, मकदार में पाया जाता है। तो आपने उन फूड से जो है वो कोशिश करनी है कि कम से कम इस्तेमाल करें या अवॉइड करें। ये इससे बेहतर ट्रीटमेंट आपको क्या मिल सकती है। अच्छा, उसके अलावा जो इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है पेनिसिलामाइन। पेनिसिलामाइन दिया जाता है, उससे ठीक होने के चांसेस होते हैं। अगर उससे भी, क्योंकि मेन इसकी ट्रीटमेंट तो पेनिसिलामाइन ही है, उससे ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो जिंक भी दिए जाते हैं, जिंक से भी ठीक हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में अगर इन सारी चीज़ों से नहीं हुआ तो हम फिर लिवर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ भी चले जाते हैं। और अगर उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात की जाए तो आजकल जो मॉडर्न एरा है उसके अंदर जीन थेरेपी भी की जाती है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने कॉपर रिच फूड से आपने अवॉइड करना है, पेनिसिलामाइन इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जिंक इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन है, लिवर ट्रांसप्लांट इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन है, और जो मॉडर्न एरा है उसमें जीन थेरेपी भी की जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट विल्सन डिजीज। थैंक यू।